अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सऊदी हुकूमत ने हज से मुताल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल महदूद हज होगा। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सादत हासिल कर पाएंगे। सऊदी अरब में क़याम पजीर दूसरे मुल्कों के शहरी भी हज कर सकेंगे। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएंगे और आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाते हुए इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। सऊदी हुकूमत के ऐलान से मुतालिक मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी खालिद साहब, सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए जी, ये फैसला मजबूरन करना पड़ा है। जो कोरोना की वजह से बड़े इज्तिमात को रोकने वाला मामला है, उसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। और आलम इस्लाम का ये जो सबसे बड़ा इज्तिमा जो सालाना होता है, उसको इस मरतबा महदूद करना पड़ा है। और इसमें इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि बैरून मुल्क से, यानी सऊदी अरब से बाहर से कोई भी आज़म हज जो है वो इजाज़ मुक़द्दस नहीं आ सकेगा। अलबत्ता जो मुकामी लोग हैं उन सबको बिला तखसीस इस बात के कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, उनकी नेशनलिटी क्या है, उन सबको इस बात की इजाज़त होगी कि वो चाहें तो हज कर सकते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है उसके लिए भी वो जा सकते हैं। लेकिन बाहर से किसी को जाने की इजाज़त नहीं। इससे पहले उम्रा के हवाले से भी इस किस्म का फैसला करना पड़ा। पहले तो उम्रा पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में जो मुकामी लोग हैं उनको उम्रे की इजाज़त दे दी गई, लेकिन बैरून मुल्क से, सऊदी अरब से बाहर से कोई शख्स जो है उसको उम्रे पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये ऐलान किया गया है कि इस दौरान जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला है। ठीक, साथ रहिएगा खालिद साहब। हमें मौलाना ताहिर अशरफी ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन उलमा काउंसिल हैं। मौलाना साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सऊदी हुकूमत की जो जानिब से जो फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी अहमियत, और आपकी नज़र में ये फैसला कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल कोरोना की है और इसकी ना वैक्सीन ना इलाज दरियाफ्त हुआ है, तो सऊदी हुकूमत की हद मुमकिन कोशिश ये थी कि चाहे जो भी हो, बैरूनी हज्जाज भी चाहे कम से कम आए। एक फिगर जो बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक 10 लाख का सऊदी हुकूमत ने बंदोबस्त किया था, लेकिन जो सूरत हाल कोरोना की वबा की वजह से है, उसके बाद आज खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में और वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में सऊदी वजारत इत्तलाआत ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि हज तो अल्हम्दुलिल्लाह होगा। हज जो है, जिस तरह के बाद लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि हज मुलतवी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा हज होगा। और जो मुसलमान ममालिक के या मुसलमान सऊदी अरब में मौजूद हैं, बैरूनी दुनिया के भी और लोकल भी, उनके लिए हज की तरतीब बनाई जाएगी ताकि वो हज कर सकें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा जो है वो अरफात में लग सके। और इसके लिए सऊदी हुकूमत ने बड़े एतमाद से ऐलान किया है कि उन्होंने मुकम्मल इंतजामात जो हैं वो कर लिए हैं और कोरोना से वबा की जो वबा है, इससे बचाव के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब की हुकूमत और आवाम हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन के लिए जिस तरह खिदमात सर इंजाम देती है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जबकि उम्मत में एक मायूसी की कैफियत है और लोग परेशान हैं, ये एक खुशी की एक तरफ तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हज मौकूफ नहीं हुआ, हज मुलतवी नहीं हुआ। उन लोगों के लिए बहरहाल इस वक्त परेशानी या गम की बात है जिन्होंने हज की तैयारी की हुई थी और वो हज पे जाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। और कुरान करीम में ये कहा गया है कि मन इस्तता इलैहि सबीला। ठीक, मौलाना ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद थे और खालिद अजीम साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे। जीनत बंगश साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं वजारत उमूर के, उनसे बात कर लेते हैं। जीनत बंगश साहब से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि सऊदी हुकूमत ने हज से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस साल महदूद हज होगा। सिर्फ
सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ज़ीनत बंगश साहब से हमारा राबता बहाल हो गया है। बेहद शुक्रिया बंगश साहब आपका। कहिएगा, जो सऊदी हुकूमत की जानिब से हुक्म आया है, जो ये तलात आ रही हैं कि अब सिर्फ वही लोग हज की सआदत हासिल कर सकेंगे जो कि सऊदी अरब में मुकीम है, किस नज़र से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, हमें अभी तक ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक सऊदी हुकूमत हमें सरकारी तौर पे हमारे डायरेक्टर जनरल जो उधर जद्दे में बैठे हैं उनके थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पे हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये हमने जिस तरह आपने सुना है हमने भी सुना है, हमें सरकारी तौर पे कोई किसी किस्म की इंटीमेशन नहीं है। ठीक, सरकारी तौर पर अभी तक आपके पास कोई इत्तला नहीं आई है। बेहद शुक्रिया ज़ीनत बंगश साहब गुफ्तगू के लिए। अब आपको बताएं कि पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। अहम खबर पेशावर से मौसूल हो रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसी पर बात करेंगे। समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, किन नामों से शनाख्त हुई है इन दहशतगर्दों की, कहां से इनका ताल्लुक था, क्या हदफ था इनका, क्या मंसूबा बना रहे थे ये? देखिए, मंसूबा तो उनका यही था कि पेशावर में उन्होंने तहकीकाती करनी थी, जिसकी इतला जो ना CTD को मिली थी, और उन्होंने जब इलाके का मुहासरा कर लिया था, दहशतगर्दों ने पुलिस की ये जो स्पेशल छापामार टीम थी CTD की, उस पर जो ना फायरिंग शुरू कर दी थी, और जवाबी फायरिंग में ये 4 दहशतगर्द जो है ये हलाक हो गए, जिनके बारे में बताया गया है, बल्कि उनकी शनाख्त भी हो गई है, जिनका ताल्लुक जो है पेशावर का इलाका है, वर्तक वहाँ से है। इसके अलावा जो है खजूरी बाड़ा से उनका ताल्लुक है, हबीबजई मतनी के इलाके से है। तो ये तमाम 4 लोग जो है, इनमें 2 का ताल्लुक मतनी इलाके से है, एक का जो है वर्तक रोड से, और एक का ताल्लुक जिला खैबर से है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये आए थे और यहाँ पे मनसूबाबंदी कर रहे थे पेशावर या किसी नवाई इलाके में दहशतगर्दी की, लेकिन बरोक कार्रवाई के नतीजे में 4 अफराद जो अपने अंजाम को ठीक, तारिक आफाक साहब बेहद शुक्रिया आपका। अब जिक्र कराची में सौतेली मां के बच्चों पर तशद्दुद का, जिसमें नया मोड़ आ गया है। गुलबर्ग पुलिस ने सौतेली मां का बयान रिकॉर्ड कर लिया। खातून ने बताया कि वो घरों में मासी का काम करती है, मगर बच्चे घरों में चोरियां करते थे, जिस पर उन्हें बांध दिया। बच्चों की सगी बहन ने भी सौतेली मां के हक में बयान दिया, जबकि बच्चों ने भी चोरी का एतराफ कर लिया है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। इन बच्चों को जंजीरों में जकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि इनकी सौतेली माँ है। करीमाबाद मूसा कॉलोनी के रिहायशी इन बच्चों को जंजीरों में जकड़ने की खबर अहले मोहल्ला को हुई तो पड़ोसन ने सौतेली माँ से सवाल जवाब किए, जिस पर वो झगड़ा करने लगी। उनको बांध के रखा हुआ था और काफी कपड़े वगैरह भी उतरे हुए थे, उनके चड्डी वगैरह कुछ भी नहीं पहने हुए थे। मैंने कहा आपको क्या हुआ बेटा, इस तरह बैठे हुए हैं आप लोग, कपड़े क्यों नहीं पहने? तो कह रहे अब्बू ने नहीं पहनाए। मैंने कहा क्यों नहीं पहनाए आपको अब्बू ने कपड़े? तो कह रहे हम लोग शैतानी करते हैं ना, बड़ा वाला कहने का इसलिए हमें बांध के रखा हुआ है। तो दूसरा बोला नहीं मारते हैं, खाने को भी नहीं देते। अहले मोहल्ला और UC चेयरमैन की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे बाजियाब करा लिए। 4 औरतें गई थी, एक सामने वाली हम और बराबर वाले, तो ना वहाँ की जो लड़कियाँ थी उन लोगों ने हमें भगाने की कोशिश करी, हाथ मोड़ा उन्होंने, लेकिन उनको सामने वाली औरत ने चमाट मारा। तो फिर उसके बाद पुलिस को कंप्लेन कर दी थी, तो वो आ गए थे, तो फिर वो बच्चे ले गए। इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल मेरे सामने ही भेजा और बाकायदा बच्चों का इलाज भी करवाया, फिर बच्चे मेरे सामने वापस भी आ गए थे। मगर सौतेली माँ ने पुलिस के सामने जो बयान रिकॉर्ड कराया, इसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। खातून ने बताया कि वो घरों में मासी के तौर पर काम करती है, मगर बच्चे घरों में चोरियां करते थे, इसीलिए इन्हें बांधना पड़ा। इसी बात की गवाही बच्चों की सगी बहन ने भी दी, जबकि बच्चों ने भी चोरी करने का एतराफ किया, जिस पर पुलिस ने बच्चों को वापस माँ के हवाले कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वज़ीर आज़म की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी है। कहा लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया, अगर सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन न करने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात मान ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगला महीना बहुत मुश्किल है। हमने एक तरफ अपनी आवाम को गुर्बत और दूसरी जानिब कोरोना से बचाना है। हमारी कोशिश है कि कारोबार भी चलें और SOPs पर भी अमल दरामद हो। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन।
ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़े, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे। अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खैरात लेने के लिए। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया, मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा? जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली, उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, जो रिसर्च आई है, 34% अवाम उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। हमने वो लॉकडाउन किया, सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया, होटल्स बंद, शादियां हॉल बंद। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। हमने ये फैसला किया कि हम उनको अपने टाइगर्स को, अपने वॉलंटियर से उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। वो हमने पोर्टल फॉर्म किया और उन तक फिर अब पैसा पहुंच रहा है। मुल्क का सबसे बड़ा खैराती दस्तरखान चलाने वाले सैलानी वेलफेयर के मौलाना बशीर फारूकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की मुखालिफत वो भी कर रहे हैं। कहते हैं कि कोरोना से लोगों की जिंदगियां ज़रूर बचाए मगर मईशत का गला ना घोंटे। JDC के सरबराह जफ़र अब्बास ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। आप बिल्कुल ज़िंदगी बचाएं, इस पर ख्याल करें, सख्ती जिद्दी कर सकते करें, लेकिन आप मईशत का गला न घोंटें। सैलानी वेलफेयर के मौलाना बशीर फारूकी ने वजीर आजम के लॉकडाउन से मुतल्लिक मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेरोजगारी भी मौत से कम नहीं। हकीकत को मानना पड़ेगा कि देखें ये भी तो बहुत बड़ी मौत है ना, बेरोजगारी, फक्र। अगर वो आदमी जिसको मैं आज कसम उठा कह सकता हूँ, अगर मेरा कलाम मजीद होता मैं कलाम मजीद उठा लेता कि उसने मुझे कहा अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को और 3 बच्चों को मार दूंगा। अब लोगों की ये कैफियत होगी तो उसका क्या, ये भी तो जान चली जाएगी, पूरा खाना उड़ जाएगा। JDC के सरबराह जफर अब्बास ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। इस वक्त तो मुसीबत ये आई हुई है कि लोग बहुत बुरे तरीके से पिस गए हैं। कोई ना कोई तो इस वक्त ऐसी पॉलिसी की जरूरत है कि इस वक्त जिन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है, लोगों के घरों पे इतने बड़े बड़े बिल आए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। समाजी शख्सियात का कहना है अगर कोरोना से मुतल्लिक SOPs पर अमल किया जाए तो रोजगार भी जारी रह सकता है और वबा से भी बचा जा सकता है। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के खुशाइन नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। 1 जून से आज तक अगर मवाजना किया जाए तो ये पूरा हफ्ता, खासकर आखिरी 2 रोज में नए कोरोना केसेस की तादाद में खासी कमी आई है। 12 जून से टेस्टिंग की शरह खासी बढ़ चुकी है। टेस्टिंग की औसत शरह 29 से 30 हज़ार यौमिया है, लेकिन इस हिसाब से नए केसेस कम हो रहे हैं। यौमिया 6000 रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद कम होकर 4400 पर आ चुकी है। मिसाल के तौर पर 11 जून को पाकिस्तान में 23% लोग कोरोना का शिकार हुए, जबकि 20 जून को 17 और 21 को ये शरह 15% तक आ चुकी है। सिंध में भी आदाद शुमार कुछ मस्बत आ रहे हैं। यहाँ 11 जून को इन्फेक्शन रेट 30.13% था, जो कि 22 जून को 14.8% तक गिर चुका है, यानी आधा हो गया है। ज्यादा टेस्ट और केसेस की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ कमी ये इशारा दे रही है कि पाकिस्तान में कोरोना का पीक पीरियड गुजर चुका है। और अब आपको बताएं कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। इस महीने आज सबसे कम 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो स्कूल्स भी खोल देंगे। तफसीलात संजय सादवानी की रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज आने लगे। इस महीने आज सबसे कम 14 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो स्कूल्स भी खोल देंगे। बेहतर हुई तो लाजमी है स्कूल हमने खोलने हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह। इस वबा पे काबू पाके जो ये चीज होनी है, लेकिन ये फौरी तौर पे भी हम इसको खोलने का नहीं सोच रहे। इम्तियाज शेख ने लॉकडाउन के मामले पर वफाक पर भी तनकीद की। मरकज के लोग हमारे दोस्त हैं, वो मानते नहीं है
وہ تو ایک ہی بات پہ کیونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن خطرناک ہے تو بس وہ اسی بات پہ چل پڑے. کراچی میں 18 جون سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے. کورونا سے زیادہ متاثرہ 43 یوسیز کو سیل کیا گیا ہے. نہ صرف کراچی بلکہ اسلام آباد میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے شہر کے مزید علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج آ رہے ہیں. نور الامین دانش رپورٹ کریں گے. وفاقی دارالحکومت پر کورونا کے وار مزید تیز. انتظامیہ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق جلد سیکٹر G6 کے سب سیکٹر 1 اور 2 کے ساتھ G10-4 کو بھی بند کیا جائے گا. غوری ٹاؤن کے فیز 7 اور 8 بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں آئیں گے. فیصلے پر عمل درآمد آئندہ 36 گھنٹوں میں ہوگا. ان علاقوں میں کورونا وائرس 25 زندگیاں نگل چکا ہے. اسلام آباد کے سیکٹر G9-2 اور 3 12 جون سے سیل ہیں، جبکہ سیکٹر I8 اور I10 کے متعدد علاقوں میں گزشتہ 5 روز سے لاک ڈاؤن جاری ہے. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ مختلف علاقوں میں کورونا مریضوں کی سیمپلنگ کے نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے. آج کل ملکی سیاست میں پاکستانی معیشت کی زبوحالی کا بہت چرچا ہے. ہر کوئی منفی 8.4 کی GDP کو لے کر بیانات دے رہا ہے. حکومت اس کا ذمہ دار کورونا کو جبکہ اپوزیشن حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم خود ریسرچ کریں اور جانیں کہ پاکستان کے گرتے ہوئے GDP کی وجہ کیا ہے اور کیا واقعی کورونا نے معاشی ترقی کو ویسے ہی بریک لگایا ہے جیسا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے. تو شروع کرتے ہیں امریکہ بہادر سے، جہاں پچھلے سال GDP ترقی کی شرح 2% تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے اس سال وہاں ترقی کی سپیڈ -6% رہنے کا امکان ہے. چین کی معاشی ترقی پر کورونا کا اثر 4% سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ جاپان، کوریا، ملائیشیا اور سنگاپور کو 4.5% کا جھٹکا لگے گا. دوسری جانب جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ سمیت یورپ کی تمام بڑی معیشتوں کی ترقی کی شرح -5% تک گرنے کا امکان ہے. اب ذرا بات ہو جائے وطن عزیز کی، جہاں کورونا سے پہلے معاشی ترقی میں 4% اضافے کا امکان تھا، لیکن کورونا کے بعد معاشی گاڑی کو مکمل بریک لگ جانے کا امکان ہے. حکومت ضرور ایکشن لے گی. غیر قانونی کام کرنا یا دشمن ملک کے ساتھ اس قسم کی روابط رکھنا، پیسے لینا، یہ تو اوبیسلی یہ تو ایک انتہائی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر وہ کوآپریٹ ریلی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی سنسیئر ہے تو وہ جا کے اپنے پاکستان ایمبیسی میں، اگر کسی غیر ملک میں ہے اور اگر پاکستان میں ہے تو ہمیں آ کے رائٹنگ میں دے اور ہم بالکل ضرور ایکشن لیں گے. MQM پاکستان پارٹی کے بانی کے خلاف کیوں کچھ نہیں بولتی؟ سوالات اٹھنے لگے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے فیصلے کو 5 روز گزر گئے، مگر MQM پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ MQM پاکستان کی قیادت نے فی الحال عمران فاروق قتل کیس کے فیصلے کے معاملے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بانی MQM اور لندن گروپ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ MQM پاکستان کی خاموشی پر سرکاری حلقے بھی حیران ہیں، جبکہ MQM ذرائع کا موقف ہے کہ MQM پاکستان جب بیان دے گی بتا دیا جائے گا. MQM لندن کے جنوبی افریقہ سیٹ اپ کی آپسی جنگ تیز ہو گئی ہے. جنوبی افریقہ میں ٹارگٹ کلرز نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلاش شروع کر دی ہے. سعود قریشی عرف زکوٹا نے سابق آرگنائزر بابو بلی کو مارنے کے لیے اپنے کارندوں کو ٹارگٹ دے دیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے. محمد علی حفیظ نے ہمیں جوائن کیا. علی بتائے گا آپسی جنگ اتنی شدت اختیار کر گئی، مزید کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، MQM لندن کا بدنام زمانہ جو ہے جنوبی افریقہ نیٹ ورک ہے. 23 برس پہلے یہ نیٹ ورک قائم کیا گیا تھا. کراچی کے ٹارگٹ کلر جو ہے لندن میں مقیم ہے. اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے جب سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے کارندوں میں آپس کی جنگ جو ہے وہ تیز اور شدت اختیار کر چکی ہے. اگر بات کریں MQM لندن کے باسط علی اور کالا کی جو ہے زکوٹا جو ہے سعود قریشی زکوٹا سے گفتگو ہوئی ہے. سعود زکوٹا نے جو ہے اس کو کہا ہے کہ باسط علی کو یہ پیغام دیا ہے کہ باہو بلی جو سابق آرگنائزر ہے MQM جنوبی افریقہ کا اور انیس الحسن، ان کو قتل کرنے کی جو ہے پیغام دیا گیا ہے، میسج دیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے، کس طرح منصوبہ بندی کی جائے. اگر ہم بات کر لیں اس وقت MQM نیٹ ورک میں جو ہے
बासित अली, तराविश, कलीम काहा और असद शेख जो है वो शामिल है, जो इस वक्त अनीसुल हसन और बाहुबली साबिक उंगलाजर है उनको ढूंढ रहे हैं। इससे पहले 10 माह के दौरान जो है कमर टेडी, मजीद मंजला और फुरकान को भी जो है आपसी जंग में जो है वो लड़ाई के दौरान जो है फारिग से मारे गए हैं। एमक्यूएम लंदन का खास जो जनूबी अफ्रीका सेटअप है, यहाँ पर कराची में जो कत्ल वारदात होती है वो जनूबी अफ्रीका नेटवर्क से हिदायत जारी होती थी। अभी कारिंदे जो है एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं। ठीक, और बाहुबली को मारने के लिए अपने कारिंदों को टारगेट भी दे दिया गया है सऊद कुरैशी की जानिब से। बेहद शुक्रिया आपका अली। क्या सिर्फ बानी एमक्यूएम गलत हैं, बाकी सब दूध के धुले हैं? प्रोग्राम 7 से 8 की मेजबान के तीखे सवालात पर पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल बार बार लाजवाब हुए। किसी सवाल का कोई मंतकी जवाब ना दे सके तो खातून एंकर से उलझ गए। क्या सवालों जवाब हुए, आपको दिखाते हैं। दौलत मिर्जा, फहीम कमांडो, अजमल पहाड़ी, नईम शरीफ, फारूक दादा, इन सबको भी फिर माफ कर देना चाहिए ना। भाई अल्ताफ हुसैन के अलावा सबको माफ कर देना चाहिए ना। अल्ताफ हुसैन ने इन सबको खराब करवाया। अल्ताफ हुसैन कराची आके तो सबको नहीं मारते थे, कत्लो खारत करने वाली फोर्स तो इसी कराची के अंदर थी ना, तो फिर सबको क्यों माफ कर देना चाहिए? आप बलूचिस्तान के पहाड़ों से उतार कर लोगों को क्यों माफ करते हैं? अगर जिस दिन अल्लाह ताला ने आप वाली मंतक मान ली कि अब किसी की तौबा कबूल नहीं कर रही है, वही घड़ी क़यामत की घड़ी होगी। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक मंतक ये भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कसूरवार अल्ताफ हुसैन है, इस हिसाब से तो फिर शैतान को भी माफ कर देना चाहिए। शैतान तो एक आप कह रहे हैं कि सिर्फ कसूरवार अल्ताफ हुसैन है, इस हिसाब से तो फिर शैतान को भी माफ कर देना चाहिए। शैतान तो एक लीडर है, एक हेड है, मतलब सिर्फ शैतान को दोज़ख में डाल दो, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको माफ कर दो। शैतान ने जिसको वरगलाया, जिसको शैतान ने गलत रास्ते पे डाला, उन्हीं के लिए तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस में कत्ल नहीं किए ना उन्होंने, इसलिए उनकी जेआईटी नहीं बनी। आपका सॉरी नाम क्या है बीबी? आपका नाम सॉरी नाम क्या है? जी सिदरा मीर साहिबा। अभी आपकी बातों का जवाब ये बनता है, अच्छा भाई हमसे अल्ताफ हुसैन को हमने छोड़ दिया, आप हमसे सवाल करें, बड़ी गलती हो गई, हम वापस उसी गुनाह की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बार बार कह रहा है अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। वो क्या है? और बुराई 2013 में देखी हमने, बुराई हम 2008, 2009, 10 से देख रहे थे। 2007 में मई में 50 से ज्यादा लाशें गिर गई, तब आप नाज़िम कराची थे। 38 लाशें उसके अंदर जो है वो एमक्यूएम के कारकुनों की थी। किसने मारा उनको? आप बताइए ना। नाज़िम कराची उस वक्त मैं थोड़ी थी सर, आप थे। अरे आप जवाब इस तरह से देंगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ना। आप आगे बढ़ नहीं सकती ना, इसलिए कि आपने बात गलत की है। रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये मुहावरा आज मुस्तफा कमाल ने सच कर दिखाया। कैसे, आपको भी दिखाते हैं। आप जो मुझे टेप सुना रही हैं, तो आपको तो किसी ने टेप दिखाया है, दिया है, सवाल लिख कर दे दिया है, और सुकून से सुनिए मेरी बात। किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि हमसे सवाल कर लेता हूँ। आप मेरी बात सुन नहीं रही बीबी, आप मेरी बात सुन नहीं रही, मुझे आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आपका सॉरी नाम क्या है बीबी? आपका नाम सॉरी नाम क्या है? जी सिदरा मीर साहिबा, बड़ी गलती हो गई, हम वापस उसी गुनाह की तरफ जाते हैं। हम जाएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी हमसे सवाल करने की। 38 कारकुनान मरे जिस वक्त मैं एमक्यूएम में था, उस वक्त उनको किसने मारा? नाज़िम कराची उस वक्त मैं थोड़ी थी सर, आप थे। अरे आप आगे बढ़ नहीं सकती ना। सुन तो ले जो आपको सवाल बता रहा है पीछे से, उनको बताएं। मुझे कोई सवाल नहीं लिख के दिया गया। अगर आप चाहते हो तो मैं आंखें नीचे झुकाकर आपसे सवाल करती हूँ। हुकूकुल इबाद की माफी तो अल्लाह ताला नहीं देंगे ना। ओहो, हुकूकुल इबाद, बड़े हुकूकुल इबाद वाले यहाँ पे। आपकी एक्चुअली मैं उस लेवल पे आ नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को उस लेवल पे नीचे लेकर आऊँ। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने ऐसा क्या मुश्किल सवाल आपसे पूछा। मैंने आपको सादा सा जवाब दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा। बात करने के बाद अच्छे एंकर की निशानी है कि सुनता भी है बात को। जी सुनाइए। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं आपको देखूं तो पहचानूं कि आपकी उम्र वगैरह क्या है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत छोटी हैं। 1992 की आप शायद पता नहीं उस वक्त पैदा हुई होंगी नहीं होंगी, मुझे नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1992 के बाद अगर आप थी, अगर होश हवास में, तो 1992 के बाद रोजाना 3 छापे पड़ते थे सही, एक दिन में 10 सालों तक। ये आप जरा मालूम कर लीजिएगा अपने बड़ों से। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं उज़ैर बलोच ने जीआईटी में बड़े बड़े नाम लिए, मगर पीपल्स पार्टी से रोककर कौमी सलामती के खिलाफ काम कर रही है। जीआईटी पब्लिक न हुई तो खदशा है उज़ैर बलोच को मार दिया जाएगा। वफाकी वजीर का कहना है जीआईटी में जिन लोगों के नाम हैं वो असम्बली में बैठे हैं। जीआईटी को पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो हमने पहले खत लिखा
उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिंध को 2017 में जो भी थे, GITs की कॉपीज आप दें और पब्लिक करें। उसके अंदर जो इंकशाफात हैं अपेरेंटली बड़े ख़तरनाक हैं। 2017 से लेके वो केस चलता रहा, मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा रिक्यूज भी किए जजेस, और फाइनली जनवरी 28, 2020 सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये GITs को सिंध हुकूमत को हुक्म जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटिशन पे कि ये GITs को पब्लिक किया जाए। कोर्ट में सिंध हुकूमत कंटेस्ट करती रही कि जी पता नहीं इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, पता नहीं क्या क्या है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की, मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, क्योंकि अगर GITs आ जाती हैं, वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो GITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। और ये क्या छुपाना चाहते हैं? ये क्या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत कि वो GITs को रोक रही है? आगे बढ़ते हैं। कराची तैयारा हादसा केस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में जहाज का कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर बराए हवाबाजी को पेश कर दी गई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली मालूमात के साथ CCTV फुटेजेस भी रिपोर्ट में शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। कराची में 22 मई को तैयारा हादसा कैसे पेश आया? इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को पेश। पायलट की गफलत हादसे की बुनियादी वजह करार। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और दीगर जिम्मेदारों का भी तयन कर दिया गया। कप्तान के ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गुफ्तगू, तैयारे की लैंडिंग की CCTV फुटेजेस और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक परवाज PK8303 के कप्तान ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स की लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहाज की ऊंचाई से मुतालिक हिदायत पर भी अमल दरामद न किए जाने का इंकशाफ। कप्तान ने कहा वो लैंडिंग से पहले ऊंचाई और स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ताहम ऐसा न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करते वक्त लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया और तैयारा लैंड करा दिया। लैंडिंग गियर न खुलने के बायस जहाज के दोनों इंजन रनवे पर टकराए और 3 बार रगड़ खाने की वजह से इनसे चिंगारियां उठी। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कप्तान ने जहाज को दोबारा टेक ऑफ कराया। तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया और 97 अफराद की जान चली गई। साल 2010 से 2020 के दरमियान पेश आने वाले तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट कौम के सामने लाऊंगा। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, पिछले 10 सालों के दौरान पेश आए तमाम हादसात की रिपोर्ट्स बुध को ऐवान में जमा करवाऊंगा। 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं, जिसमें एयर ब्लू का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बोजा एयरलाइन का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, चित्राल से आने वाला जहाज़ भी हवेलियाँ के करीब क्रैश हुआ है, एक जहाज़ ने क्रैश लैंडिंग गिलगित के अंदर की है। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और आवाम के सामने रखूँगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम इकट्ठी करके, और उसके अलावा भी एक इशू है तो विद इन डे और 2 मैं करना चाहता हूँ सारी इकट्ठी करके। तो उसके लिए मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और LOC पर शहरी आबादियों को निशाना बनाने का नोटिस लें। OIC के राबता ग्रुप इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि भारत OIC वफ़द को मक़बूज़ा कश्मीर के दौरे की इजाज़त दे। पाकिस्तान की दरखास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम के मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप का हंगामी वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा। LOC पर भारत की बुज़दिलाना जारहियत का मामला भी उठा दिया। Provide unhindered access to OIC, IPHRC, UN, human rights organizations and international media to investigate and report on the situation in the occupied territory. India has deliberately targeted innocent civilians on the Pakistani side of the LOC. इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ग्रुप के मुतफ़िक़ा एलामिये में मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ खड़ी होगी। पैगाम ये है
ہم آپ کی جدوجہد کے ساتھ ہیں اور یہ OIC کے بہاف پہ آج ہندوستان کی ان پالیسیز کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ اعلامیے میں مقبوضہ کشمیر سے لاک ڈاؤن، ظالمانہ قوانین اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے والے منصوبے ختم کرنے کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا۔ چین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی زبردست پٹائی کے بعد نریندر مودی پر تنقید تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ایک اور تنقیدی ٹویٹ داغ دیا۔ بولے چین نے ہمارے فوجیوں کو مارا، چین ہماری زمین بھی لے گیا۔ ساتھ ہی سوال اٹھایا کہ ایسی صورتحال میں پھر چین مودی کی تعریف کیوں کر رہا ہے۔ آرمی چیف کا پاک بحریے کے شہداء کو سلام۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں جب بھی دشمن کا سامنا ہوا ہماری بحری فوج قومی امنگوں پر پورا اتری۔ پاک نیوی کی تاریخ بہادری اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے، پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ سپاہ سالار کا 49ویں نیول اسٹاف کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبران سے خطاب۔ کہا پاکستان نیوی کی بہادری اور قربانیوں کی داستانوں سے عبارت تاریخ قابل فخر ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوا پاک بحریہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال، چیلنجز اور پاکستان کے لیے مواقع پر بھی روشنی ڈالی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک بحریہ کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا نیول وار کالج پاکستان بحریہ کا بہترین ادارہ ہے۔ یہاں پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ دوست ممالک کے افسران کو بھی تربیت دی جاتی ہے۔ اس سے قبل سپاہ سالار لاہور میں نیول وار کالج پہنچے تو ادارے کے کمانڈنٹ ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان 30 جون کو سبکدوش ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی استدعا قبول کر لی ہے۔ مزید بات کریں گے سما اسلام آباد کے بیورو چیف خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے اعظم سلیمان صاحب نے، کوئی وجہ سامنے آ سکی؟ جی ابھی تک وجہ تو کوئی سامنے نہیں آئی۔ ممکن ہے کہ ان کو کوئی اور بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہو جس کے لیے ریٹائرمنٹ ضروری ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے کوئی ذاتی مسائل ہوں۔ اس کی وجہ تو نہیں لکھی گئی، البتہ نوٹیفکیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ان کی اپنی ریکویسٹ تھی جس کو کہ مجاز اتھارٹی جو ہے وہ اس نے قبول کر لیا ہے اور اب وہ 30 جون کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سے قبل ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ فروری 2021 میں ڈیو تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پہلے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ اعظم سلیمان جو ہے وہ کیریئر بیوروکریٹ ہیں اور فوج سے یہاں آئے تھے، ریٹائرڈ میجر ہیں، اور اس سے پہلے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی اہم ذمہ داری پہ فائز تھے، لیکن تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے ان کو جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کے طور پہ وفاقی حکومت میں پوسٹ کیا گیا تھا، اور اب وہ وہاں سے بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی جو کہ قبول کر لی۔ ٹھیک، خالد صاحب بے حد شکریہ۔ آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ سعودی وزیر برائے حج و عمرہ نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے رابطہ کیا ہے، حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقرنین اقبال نے ہمیں جوائن کیا۔ ذوالقرنین کہیے گا، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو سعودی عرب نے حج کے متعلق فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے جو غیر ملکی حاجی ہیں ان کی میزبانی سے معذرت کر لی ہے، اس فیصلے سے باضابطہ طور پر پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو سعودی شہری ہیں یا جو اقامہ ہولڈرز ہیں صرف ان کو حج کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس میں پاکستان ایک بڑا ملک ہے جس کا حج میں کافی جو حجاج پاکستان کے زیادہ یہاں سے جاتے ہیں، اس لیے سعودی عرب نے نہ صرف ان کو باضابطہ طور پر ٹیلی فون سے آگاہ کیا ہے بلکہ پاکستان کی جو نمائندگی ہے اس کے لیے بھی کہا تھا، جس کے بعد جو پاکستان کی سفیر ہیں سعودی عرب میں اور پاکستانی سفارتی عملہ اور جو حج کے حکام ہے ڈی جی حج میں جو عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے سعودی عرب میں، جو آلریڈی وہاں موجود ہے، وہ حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جبکہ پاکستان کے وہ عازمین حج جو خواہشمند تھے اور انہوں نے فیس بھی جمع کروا رکھی تھی حج کی، اس حوالے سے وزارت مذہبی امور نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے کل، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو درخواست دہندہ تھے عازمین حج ان کو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین، بے حد شکریہ آپ کا۔ کوٹری کے علاقے سائٹ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا، فائرنگ سے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو ملزمان نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا، پتھراؤ سے موبائل کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر حملہ کیا، 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، کرکٹرز حیدر علی،
हारिस रऊफ और शादाब खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। पीसीबी ने तस्दीक कर दी है। तीनों खिलाड़ियों की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शमूलियत मशकूक हो गई है। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से सैयद अली हाशमी। हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक टेस्टिंग से कबल तीनों खिलाड़ियों में कोरोना की कोई अलामात नहीं थी। बोर्ड ने तीनों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत कर दी है। उस्मान शनवारी और अहमद वसीम का सेल्फ आइसोलेशन में 20 रोज बाद दोबारा टेस्ट हुआ, जो मनफी आया है। दोनों खिलाड़ियों को 24 जून को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। स्क्वाड में शामिल दीगर तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल हो गए हैं। कौमी टीम 27 और 28 जून की दरमियानी शब दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। अब आपको बताएं, गुर्बत से मजबूर 32 साला 3 फीट का खालिद कोरोना की वजह से मजीद मुआशी बदहाली का शिकार हो गया है। शुगर की मरीजा बीवी का इलाज करवाना है मगर जेब खाली है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। कोरोना वायरस ने दिहाड़ीदार तबका को शदीद मुतासिर किया है। मुल्तान के रिहायशी छोटे कद के मियाँ बीवी खालिद और तस्नीम का जरी का काम बंद हुआ तो इस 3 फुट के बाहिम्मत जोड़े ने मास्क बनाकर बेचने शुरू कर दिए। जब से कोरोना शुरू हुआ है 2 माह पहले, तो हमारे फाके हैं, तो क्या नाम है, हमारी मदद करें। तस्नीम बीबी शुगर के आर्जे में मुब्तला होने के बावजूद सारा दिन मास्क तैयार करती है, जबकि खालिद दिन भर मास्क बेचकर सिर्फ 200 से 300 रुपये बामुश्किल कमा पाता है, जिससे बीवी का इलाज और पेट पालना मुश्किल हो गया है। मैं पहले जरी का काम करता था, सलम सितारे गाड्डे वाला घर पे काम, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। कोरोना की वजह से सारे हालात ख़राब हो गए। मेरी मिसिस को शुगर है, बीमार रहती है, मेरा गुजारा नहीं होता। हालात से तंग इस बाहिम्मत जोड़े ने हुकूमत और मुखैर हजरात से मदद की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।